अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने देख लिया सेनेट में कैसी-कैसी करारदादें आ गई हैं। उनका भी ज़रा तज़िया करते हैं और बाकी चीज़ों का भी। लेकिन सबसे पहले जैसे हम पिछले कई दिनों से वैसे इकबाल से ज़रा ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। तो आज ज़रा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा-सा एक 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 बड़ी खूबसूरत उनकी रुबाई है। बहुत ही खूबसूरत, और ये रुबाई उनकी उम्र के आखिरी दिनों में जब वो अ, साहिब ख़राश थे, वो तो उन्होंने ये इसमें कुछ कलमात कहे थे और बड़े खूबसूरत कहे थे कि सुरूद रफ्ता बाज़ आयद के नायद, सुरूद रफ्ता बाज़ आयद के नायद, नसीम अज़ हिजाज़ आयद के नायद, सरामद रोज़गार ई फ़कीरे दिगर दानाए रोज़ आयद के नायद। बेसिकली वो क्या कह रही हैं कि सरूद कहते हैं किसी भी साज़ में से निकली हुई आवाज़ को, खूबसूरत गीत कह लें कि खोया हुआ जो नगमा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। हिजाज यानी अरब की कोई ठंडी हवा जो है वो फिर चलेगी कि नहीं चलेगी। और अपने बारे में फिर कहते हैं कि ये जो फकीर है, इसकी तो जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। उसके बाद फिर पता नहीं कोई दूसरा राजदां जो है, कोई राजों को समझने वाला, दिगर दानाए रोज आयद के नायद, कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो वो बेसिकली अपने बारे में मुतफक्र हैं और उन्हें अपनी कौम का भी फिक्र है कि कौन उनके बाद फिर वो काम करेगा जो वो कर रहे थे और जिस तरीके से कौम को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस लिहाज से ये बड़ी खूबसूरत रुबाई है और मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये अक्सर मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी ये सुनाया करते थे हमें, और उसी वजह से इसके साथ एक ख़ास सा लगाव है। तो इकबाल को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और आप भी उनके लिए दुआ किया करें। उन्होंने हम पे बड़े एहसानात किए हैं, और एहसान का बदला एहसान ही की सूरत में दिया जा सकता है। तो अब दूसरी सूरत-हाल ये है, ये जो आप न्यूज़ वगैरह की बात कर रही हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक हमारे व्यूअर हैं, तौकीर भट्टी साहब, उन्होंने मेरी बड़ी ज़बरदस्त जनाब क्लास ली है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी आपने कल इकोनॉमिस्ट का जो मैगज़ीन था, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में जो आर्टिकल लिखा था इमरान साहब ने, इमरान खान साहब ने, उसकी उसका आपने मैंने वैसे सही वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने उसका जिस्ट देते हुए जो बातें असल करने वाली थी वो नहीं की, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं सबसे पहले तो तौकीर भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको देखा, और ये मैं आपको यकीन करें, मैं सारा दिन आज इस इनकबाज़ की कैफ़ियत में रहा कि वो मुझसे कैसे मिस हो गया, और मिस ऐसे हुआ कि मैंने लिखा हुआ था और वो जल्दी में कहीं वो मिस हो गया। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैंने जान के उसको मिस किया है, और कोई कुछ एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से शायद मैंने किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं उसका जो उसकी जो मुख्तलिफ जो पैराग्राफ्स हैं, वो मैंने जो लिखे हुए थे, वो मैं आपको अभी पढ़ के भी सुना देता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो वाक़ईतन मुझे फ़ील हुआ कि वो उसका उसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो मेंशन होने वाली थी, जिस्ट वो नहीं था। जिस्ट यही था, और उसमें उन्होंने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफ़ाना और आज़ादाना इंतख़ाबात हैं, जो सियासी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाएँगे। इसके साथ-साथ एक मकबूल मैंडेट के साथ जमहूरी हुकूमत की तरफ से अशद ज़रूरत इस्लाहात का आगाज़ करना है। पाकिस्तान के लिए अपने आपको दरपेश बहरानों से अलग करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से जमहूरियत के मुहासरे के साथ हम इन तमाम महाज़ों पर मुख्तलिफ समत में जा रहे हैं। ये भी उनका एक कहना था इसी आर्टिकल में। फिर उन्होंने देखें कि जो बात की है उसके हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरा अकीदा है कि मेरे मिस्टर शरीफ ने, यानी नवाज़ शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुआहदा किया, जिसके तहत वो उनकी बर्रियत की हिमायत करेंगे और आइंदा इंतखाबात में उनके पीछे अपना वज़न डालेंगे। लेकिन अब अवाम उनको मुस्तरद करेगी और सिलेक्टेड की हिमायत और नहीं करेगी, और पीटीआई जो है वो कह रहे हैं कि अवाम जो है वो बिल्कुल उसका साथ नहीं देंगे। पीटीआई का नहीं, नून लीग। तो उन्होंने कहा कि इन हालात में 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं। पीटीआई के अलावा तमाम जमातों को आज़ादाना तौर पर मुहिम चलाने की इजाज़त है। मैं कैद तन्हाई में हूँ, गद्दारी समेत मज़हक़ा ख़ेज़ इल्ज़ामात में कैद रहता हूँ, कैद हूँ।
ہماری پارٹی کے چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور زیر زمین نہیں ہے، انہیں مقامی ورکر کنونشن منعقد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے کا انتظام کرتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس منظرنامے میں یہاں تک اگر انتخابات ہوئے تو وہ ایک تباہی اور طنز ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اور اسی آرٹیکل میں انہوں نے وہ باقاعدہ جو ڈونلڈ لو کا وہ قصہ ہوا تھا، وہ جس طریقے سے انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مل کے ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک سازش رچائی، اور اسی کے نتیجے میں میری حکومت جو ہے وہ ہٹائی گئی، اور انہوں نے بار بار اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام اور جنرل باجوہ کا نام لے کے انہوں نے واضح طور پر آج بھی اسی موقع پر قائم ہے جہاں پہ وہ 9 مئی سے کے واقعات سے بھی پہلے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ اپنے موقع پر قائم ہے اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ توقیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ اب میرے ساتھ اب ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کا سارے کا سارا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا۔ اور یہ جو اکانومسٹ میں جو آرٹیکل تھا، اس کی باز گشت میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل لیول پہ سنی جا رہی ہے، امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو گلوبل کھلبلی مچی ہوئی تھی، اس کا مظہر آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اور ہماری جو حکومت ہے اس نے بھی وہ ہیٹ محسوس کی ہے، اور سولنگی صاحب نے انہوں نے اکانومسٹ کو سلیم کرنے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرنی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کیا وقت آ گیا ہے کہ سولنگی صاحب جیسا جو شخص ہے، جس کو بندہ کیا کہے کہ وہ اکانومسٹ کو جرنلزم سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیسے یہ کر دیا ہے، اور بڑا یہ ڈسکنسرٹنگ اور بڑا ڈسکریجنگ قسم کا آپ کا یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، آپ نے گوسٹ رائٹنگ کی ہے اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ تو اس کا جواب ہے ٹویٹر کی طرف سے بھی آ گیا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں تھا، نہ ہی گوسٹ رائٹنگ تھی، اور یہ بالکل جینوئن قسم تھا، بلکہ انہوں نے ان کی کلاس لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو سورسز ہیں ان کو ویریفائی کیا کریں، کیونکہ اس کی جو عمران خان کی جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو جب سسپینڈ ہو چکی بھی ہے تو پھر وہ کانوکٹ تو نہ ہوا، اور اگر کانوکٹ نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر کانوکٹ بھی ہو تو اگر وہ جیل میں ہے تو جیل میں بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے مضامین لکھے ہیں، لوگ جیلوں میں بیٹھ کے ڈگریاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیا جیل میں جانے سے کوئی انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہتا؟ کیا اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی دماغی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ وہ اپنا ایکسپریشن اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ کرنا چاہیے اس کو، اور اس پہ کوئی پابندی قطعاً نہیں ہے۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب جیسے جو انٹلیکچوئل سو کالڈ ہمارے اوپر اس مسلط ہوئے ہیں، ان کو خود ویسے تھوڑی سی شرم حیا کر لینی چاہیے کہ یہ آپ جس کو سبق پڑھا رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا میگزین ہے، دنیا کا سب سے موقر ادارہ ہے، اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں کہ سولنگی صاحب کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ انلیگل ہے، وہ گوسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ انلیگل ہے، وہ غیر اخلاقی ہے، امورل ہے۔ اس لیے کسی بھی امورل شخص کو یا کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل عہدے پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو جس کی میعاد ختم ہو چکی ہوئی ہو، جو زائد المیعاد ہو، جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی بھی ہو، وہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو یہ کہے جی کہ آپ جرنلزم کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف ذرا آ جاتے ہیں جی، یہ جو قرارداد ہوئی ہے۔ اچھا، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند ماہ پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، ایک ورڈ یوز کیا تھا، ایک ٹرم تھی ہسبارہ۔ اس کے اوپر پورا میں نے ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ہسبارہ کیا ہے۔ ہسبارہ ایک اسرائیل کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ ایک کہہ لیں گے فریب دینے کی پالیسی، کسی کو دھوکہ دینے کی پالیسی، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ اور غلط ملت کر کے آج کل کے دور میں یہی جو ہمارا میڈیا کرتا ہے، یہی سوشل میڈیا جو کرتا ہے، اس کو انہوں نے بڑے سائنٹیفک انداز سے ایک بڑے ہی زبردست طریقے سے ایک پالیسی بنا کے حکومت کی پالیسی کے طور پر اس کو اپنایا ہوا ہے، اور اس کو ہسبارہ کہا جاتا ہے، یعنی پالیسی آف ڈسیپشن۔ اب یہی پالیسی آف ڈسیپشن جو ہے یہ ہمارے ہاں چل رہی ہے، اور اگر اسرائیل کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ہمارا ہسبارہ والے جو ہیں، جو ہمیں ہسبارہ کے راستے پہ چلا رہے ہیں، ان کو اگر پتہ چل جائے تو یہ ان کو ہائر کر لیں اسرائیل والے، یہ اتنے زبردست دھوکے باز ہیں، یعنی ان کی آپ دھوکہ بازیوں کو اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل بھی اشش کر اٹھے گا کہ بھئی یہ تو ہم بھی نہیں سوچ سکتے۔ اب یہ ذرا دیکھیں گے جو انہوں نے سینٹ میں قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی اور کروا بھی لی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک تو یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، یہ جو صادق سنجرانی ہے، یہ ایک بہت ہی
मैं कोई लफ्ज़ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कठपुतली नहीं है, ये कठपुतला है। ये सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी है। और ये मुझे एक तो ये समझ नहीं आती कि जितने भी लोग बलूचिस्तान से आते हैं, ख़ास तौर पे असम्बलीज़ में, वैसे बलूचीज़ बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन उनमें से जो सिलेक्टेड यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद में, ना उनका कोई कैरेक्टर होता है, ना उनकी कोई बलोच रवायात के साथ कोई कमिटमेंट होती है, ना उनमें कोई गैरत होती है, ना उनमें कोई खुददारी होती है। पता नहीं चुन-चुन के इस तरह के लोग जो हैं वो लाए जाते हैं, जो जिनको जब जी चाहा मरोड़ा-तरोड़ा और जनाब जिस तरह चाहा उस तरह उनको यूज़ कर लिया। तो इस वक़्त जो सरदारे गद्दारान है, वो ये संजरानी है, क्योंकि ही इज़ अप टू सम बिगर ऑफिस नाउ। तो वो कोशिश भी ये कर रहा है कि मुझे कोई बिगर ऑफिस मिल जाए, उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। तो इसमें ये सबसे बड़ा प्लानर होता है और ये सबसे बड़ा एग्ज़ीक्यूटर होता है, क्योंकि इनकी आप देखें ना ज़रा, जब ये सेनेट में आते हैं तो इनकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे जनाब कहेंगे, बैठें, आपसे बात नहीं हो रही, आप ये चुप कर दें, और जो इन्होंने काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं। और यही आज इन्होंने किया, जो वो सेनेटर दिलावर वगैरह हैं, इस तरह के ये और फाटा से भी जो लोग इस तरह के आते हैं, वो भी सारे के सारे बिके हुए माल, सारे के सारे बिकाऊ होते हैं। और ये मैं हैरान हूँ कि हालाँकि ये सारे पख्तून और बलोच और ये बड़े इनकी रवायात हैं, लेकिन इनमें से चंद जो घटिया गंदे अंडे होते हैं ना, वो चुन के आ जाते हैं आगे, और वो ज़ाहिर है, वो इन्हीं बड़े-बड़े लोगों के साथ मिल के कभी फ़ौज के साथ, कभी किसी के साथ, कभी पुलिस वालों के साथ, ये 2 नंबरी का काम करते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं और इस तरह आगे बढ़ जाते हैं, और फिर अपनी अपनी जो सीटें हैं वो बाय करते हैं। तो इसी में आज देखें कि जो हमला हुआ, उसमें करारदाद के ज़रिए वो आपने देख लिया कि ये जो हमला था, ये बेसिकली पाकिस्तान पर हमला था, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला था, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला था, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की अवाम पर हमला था, कि जो पाकिस्तान की जो अवाम की एस्पिरेशंस हैं, वो क्या है, और ये उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी एक मैसेज था कि काज़ी साहब को भी बड़ा शौक है ना, कि जी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद जनाब ये हो गया है, और वो पार्लियामेंट जो है वो बड़ी सुप्रीम है, और 200 250 लोगों का ज़हन जो है वो 5 या 6 जजेस के ज़हन से तो बेहतर ही होगा ना। तो ये देख लिया आपने बेहतर, क्योंकि वहाँ पे भरे हुए हैं इसी तरह के भुरकस किस्म के लोग, जिनको जब चाहा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। या तो जेन्युइन कोई लोग हो ना वहाँ पे, कि जो वाक़तन आप अगर अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे कमाल किस्म के लोग शुरू में ही उनको मिल गए, कैसे-कैसे लोगों ने उनके विज़नरी थे, उन्होंने सोचा कि कैसे अमेरिका को आगे लेके जाना है। ये तो है नहीं, ये तो रद्दी का माल है, ये तो जो इनको चाहता है, उस तरह उनको यूज़ कर लेता है, और एस्टेब्लिशमेंट के ये वो पिट्ठू होते हैं। तो वो जब वो करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है। अब ये जो अफनानुल्लाह ने वहाँ पे तकरीर की, ये अफनानुल्लाह की क्या मजाल है कि वो जनाब उसके खिलाफ बात करे। उसको नहीं पता कि मैंने कल को हिसाब देना है। तो इसलिए ये सारी सारी का जो ये डिसेप्शन मैंने कहा ना, हसबारा जो है, ये चल रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर डालने की इनको एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, जिसमें दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काज़ी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर भी ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भई जो हम कहेंगे आपने उस तरह करना है। और वो वैसे तो ख़ैर वो भी उसी तरह ही कर रहे हैं। अभी आप देख लें जो नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली वाला मामला है, उसमें मतलब पहले से पता है कि क्या फ़ैसला आना है, पहले से टिल्ट नज़र आ रहा है। जब पहले से टिल्ट नज़र आ रहा हो, तो फिर आदमी क्या करे? अब इतना ब्लैटेंट हो गया हुआ है, इतनी एक तो वैसे उरियानी है, दूसरा ज़हनी उरियानी भी हम देख रहे हैं कि जो हर जगह पे हमें नज़र आनी शुरू हो चुकी है। तो वो जो है कि जी बूट पॉलिश हो रही है, सेनेटर फरहानुल्लाह को वो कह रहे हैं कि वो उनको कह रहे हैं कि बूट पॉलिश हो रही है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि ये सारे का सारा ये एक प्रेशराइज़ करने के लिए और ये बताने के लिए जी कि नून लीग जो है वो लीड कर रही है, और नून लीग जो है वो उनकी वो चाहती है कि इलेक्शंस हों। और फिर आपने देख लिया मरीम औरंगज़ेब का भी ट्वीट आ गया, उसने भी कहा जी कि नहीं, हम तो बिल्कुल 8 तारीख को इलेक्शंस चाहते हैं, हालाँकि ये बाहर नहीं निकल रहे और कह रहे हैं कि जी हम बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई एक जलसा तक अभी तक नहीं किया है इन्होंने। और जब शुरू में नवाज़ शरीफ आए तो दूसरे तो उन्होंने किया, उसके बाद तो किया ही नहीं है। तो कौन-सी इलेक्शन कैंपेन चल रही है? तो ये बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हसबारा की सिचुएशन है। ये वो दौर है जो कि धोखे का दौर है, जिसमें हर तरफ आपको धोखा ही नज़र आएगा, जिसमें सच जो है वो झूठ हो जाता है, झूठ सच हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी आँखें खोल के रखनी पड़ेंगी। प्रेज़िडेंट रेगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की चीज़ें देखें। अब ये देखें ना क्या बहाना उन्होंने लगाया कि जी कोरम की निशानदेही मैं नहीं कर सका, मेरे ज़हन में नहीं आया। बेसिक क्वेश्चन यही वहाँ पे बनता था, कैसे-कैसे जुगादरी वहाँ पे बैठे हुए थे और ये सेनेटर फरहानुल्लाह ने भी कह दिया, तकरीर तो कर डाली, लेकिन कोरम नहीं आपने निशानदेही की। क्यों नहीं पॉइंट आउट किया जी? अगर आप पॉइंट आउट करते तो ये बात ही उधर ही खत्म हो जानी थी, देयर एंड देन। और वो जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, पता नहीं बहराम के क्या नाम है उसका, वो कह रहे थे जी मुझे भी नहीं याद रहा, इकट्ठों को ही नहीं याद रहा। हालाँकि ये बेसिक एक नुक्ता है, तमाम हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनको पता होता है, जब वो चाहते हैं, तो वो जो है कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, ताकि बात ही ना बढ़े आगे और फिर पोस्टपोन करना पड़ता है, एडजर्न करना पड़ता है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये इट वाज़ ऑल प्लान्ड, ये ऐसे नहीं हुआ, ये बिल्कुल बाकायदा तौर पर ये स्क्रिप्टेड था, उसी के मुताबिक ये हुआ है। और दूसरी बात ये है कि सेनेटर फरहानुल्लाह ने ये बात कही, तो उनको तो फिर अगर ये चाहते थे कि इलेक्शंस हों और वो उनकी पॉलिसी है, तो फिर कम से कम मरियम नवाज़ या उनका कोई जो मेन लीडर है, वो उनको एप्रिशिएट करता था। हाँ जी, वेल डन अफनान, आपने बहुत ज़बरदस्त किया। आपने बहुत ज़बरदस्त किया और बड़ा ज़बरदस्त आपने डिफेंड किया है और हम इलेक्शन चाहते हैं। इस तरह की तो कोई बात नहीं है। ट्विटर खामोश सबके, क्या वजह थी? तो ये वजह थी ना। तो इसलिए सेनेटर मुश्ताक जो हैं, उन्होंने भी एक रेज़ोल्यूशन पेश कर दी है इसको नल एंड वॉइड करार देने के लिए और वो मैं देखता हूँ कि अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो मामला है ये अब बढ़ेगा आगे और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं और बताना भी नहीं चाहते कि हम भाग रहे हैं। तो क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, ये इनके हाथ से निकलने वाला है। अच्छा जी, ये आप ज़रा देखिए, ये करारदाद उन्होंने लिखी है जनाब मोहतरम सेनेटर मुश्ताक साहब जो कि जमात इस्लामी के लीडर हैं। उन्होंने लिखा है कि जी मैं इस मौजूद ऐवान में करारदाद पेश करता हूँ और इस करारदाद के ज़रिए मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन का इनेकाद दस्तूरी तकादा है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद मुकर्ररा वक्त पर कराएं। हालिया इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने भी तारीख मुकर्रर कर दी है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के अल्तवा लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान की सूरत हाल और मौसम की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इलेक्शन के अल्तवा की जो करारदाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास की है, वो गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दस्तूर से मावरा किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है, लिहाजा हम इस करारदाद के जरिए से इस बात का इरादा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को हर सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड सब सियासी जमातों को दिया जाए और सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से इस मौजूद ऐवान में आज मौरखा 5 फरवरी को सॉरी 5 जनवरी को जो करारदाद पास हुई है उसको कलअदम तस्वर किया जाए। तो ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने अब की है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन होता है और किस तरीके से होता है। लेकिन जो सूरत नज़र आ रही है वो तो मुझे इस तरह की नज़र आ रही है कि इलेक्शंस जो होंगे ना तो वो फेयर एंड फ्री होंगे अगर हुए तो। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से कौम खड़ी हो गई है, जिस तरीके से पीटीआई के पीछे और इमरान खान के पीछे कौम खड़ी हो चुकी हुई है, इनको नज़र आ रहा है कि इनकी जो शिकस्त है वो नविश्ता दीवार है। तो अब ये कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे, ये देखने वाली बात है क्योंकि वो इनकी सियासी मौत हो सकती है और इनके जो बैकर्स हैं, उनके लिए भी मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसका हम तजिया जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में दुआ की मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम व तमाया ख़ेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बेश रहो। मुझे इसरार के सना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।